ओके फ्रेंड्स, सो 100 पार्टिसिपेंट्स भी पूरे हो चुके हैं और नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो। तो हम आज आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिन लोगों ने मैसेज किया है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया है सबको मेरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज एक मैं ऐसा बर्निंग टॉपिक लेकर के आया हूं जो एक्चुअल में बर्निंग टॉपिक ही है। बर्निंग सेंसेशन ही होती है उसमें। और हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी, ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सबको होगी, बट हम सब ने लाइफ में कभी न कभी इस तरह की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस जरूर किया होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की, गैस्ट्राइटिस, गैस, अपच, खाना ठीक से नहीं पचना, खट्टी डकारे आना, उबकाई आना, ये सारी चीजों की। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों होती हैं और क्या रीजन है इसके पीछे, कैसे इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है या कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, टीएन्स की ट्रीटमेंट, टीएन्स के प्रोडक्ट्स कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, अल्सर क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज पेन और डायरी लेकर के बैठे। इन सब की जड़ में ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी, ये शुरुआत वहीं से होती है। हम सबके शरीर में, आप सबको पता होगा कि हम सबके शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो हमारा खाना ठीक से पचता है और हमें जीने के लिए जो जीवनदायिनी शक्ति है वो मिलती है। हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उस खाने को पचाने में शरीर में बनने वाले तरह तरह के एसिड्स का, पेट में बनने वाले तरह तरह के एसिड्स का, एंजाइम्स का, हार्मोन कह लो, बहुत बड़ा रोल है। और ये एंजाइम, हार्मोन या एसिड्स कई ऑर्गन में बनते हैं और सब मिलके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो क्या एसिड बुरा है? नहीं, एसिड बुरा नहीं है। एसिडिटी खत्म नहीं की जा सकती और एसिडिटी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसिड के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपके शरीर में, आपके पेट में जो एसिड बनता है उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करना, फूड को गलाना, फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। उसके बाद फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, जो एसिड में ही घुल के उससे जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए वो मिलता है। और तीसरा, खाने के माध्यम से जो हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उसका नाश करना, हमें बीमारियों से बचाना। ये 3 महत्वपूर्ण फंक्शन हमारे शरीर में जो एसिड बनते हैं, हमारे पेट में जो एसिड बनते हैं वो करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये एसिड ज्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी महसूस होती है। एसिडिटी महसूस होती है तो गैसेस बनने लगते हैं, हमें गैस जैसा महसूस होता है। स्टमक की लाइनिंग जब उससे डैमेज होने लगती है तो वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब वही एसिड या बाइल जो गल ब्लैडर में जाना चाहिए वो फूड पाइप में आने लगता है तो हमें उबकाई आती है, हमें कंठदाह होता है, हमें छाती में जलन होती है। तो हम उसको जीईआरडी बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, जीईआरडी। तो क्या जब आपको कभी कभी छाती में जलन या गले में जलन या उबकाई आना, कंठदाह जैसा ऐसा होता है तो क्या वो सभी को जीईआरडी है? नहीं। जब ये वीक में 2 या 3 बार से ज्यादा आपको होने लगे तो वो जीईआरडी है। तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी है। उसके बाद होते हैं अल्सर्स। जब एसिड इतना बढ़ जाता है और वो इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि वो पेट में ही, जो पेट के पार्ट्स हैं उसको ही जलाने लगे, उसको ही नुकसान पहुंचाने लगे, स्टमक की लाइनिंग को, तो वहां पे छाले पड़ने लगे या इंटेस्टाइन में एसिड जाने लगे और वहां पे छाले होने लगे, तो वो अल्सर होते हैं। जब इंटेस्टाइन में जो हमारा कोलोन है, वो कोलोन में जो, क्योंकि कोलोन इंपॉर्टेंट है, वहां पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे भी तरह तरह के एसिड चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। वहां पे जब एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और वो हमारे कोलोन की लाइनिंग को डैमेज करने लगता है, वहां पे अल्सर्स होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस।
और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है, इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, इसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से मोटापा हो सकता है, इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है एसिड का बैलेंस्ड नहीं होना, कंट्रोल में नहीं होना। एसिड को खत्म नहीं किया जा सकता। एसिड को अगर हम खत्म कर देंगे तो और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ना तो हमारा खाना पचेगा, ना न्यूट्रिशन का सही से अब्जॉर्प्शन होगा, और खाने पीने की चीजों के साथ वायरस बैक्टीरिया तो जाते ही हैं, तो वो भी किल नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। तो जरूरत एसिडिटी को खत्म करने की नहीं है, जरूरत है उसको समझने की और उसको बैलेंस करने की। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एसिडिटी हमें महसूस होती है, जब हमें खट्टी डकारें आने लगे या पेट भारी लगे या जलन जैसा महसूस हो, जब भी हमें एसिडिटी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। तरह तरह के ब्रांड नेम से, पिंक कलर के लिक्विड में, टैबलेट्स के फॉर्म में, तरह तरह की फॉर्म में एंटासिड्स आते हैं। जब भी कोई एलोपैथी मेडिसिन डॉक्टर्स नॉर्मली प्रेस्क्राइब करते हैं तो सुबह सुबह आपको खाली पेट खाने के लिए एक गोली देते हैं। वो ओमेज, रेंटैक, अलग अलग नामों से हो सकती है, वो तरह तरह के एंटासिड्स हैं। वो अब उनको पता है कि हम इनको एलोपैथी मेडिसिन खिलाएंगे, उसकी वजह से पेट में एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसको दबाने के लिए आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे एंटासिड्स का, तरह तरह के ब्रांड से, ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहिए यहां पे, क्यों किसी ब्रांड को मैं अच्छा कहूं या बुरा कहूं, आप सब समझदार है, खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज दिखाएगा, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, एएनसी, ये इसका बहुत हाई है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन अगर वो एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा तो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाएगा। टेम्परेरी रिलीफ के लिए कभी कभार एएनसी वाली चीजें या एंटासिड लेना ठीक है कि तुरंत राहत मिल गई, लेकिन एएनसी का रेगुलर यूजर बनना, हफ्ते में 2-3 बार आपको लेना पड़ रहा है, या रेगुलरली आप ले रहे हैं, या बार बार हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे आपको लेना पड़ता है, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को छिन्न भिन्न करके रख देगा। तो इसीलिए एंटासिड पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ एसिड बनता था, अभी तो मैंने ये वाला पिंक वाला लिक्विड लेना शुरू कर दिया है, ये लेना, ये गोली रोज सुबह खा लेता हूं, डॉक्टर ने दे दिया, रोज सुबह खाली पेट एक गोली खा लेता हूं, तो अभी ठीक है। अभी ठीक नहीं है, वो आपको एक ऐसे गड्ढे में धकेल रहा है कि उसके बाद आपको कोई वहां से उबार नहीं पाएगा। एक बार अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम छिन्न भिन्न हो गया तो बहुत बुरी हालत में फंसेंगे आप। तो समझने की जरूरत है, जब हमारा डाइजेशन शुरू होता है तो डाइजेशन ऐसा नहीं है जो पेट में जाने के बाद शुरू होता है। डाइजेशन एक्चुअली शुरू हो जाता है मुंह से ही। जब हम खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं तो दांत उसको चबाते हैं, वो भी डाइजेशन का एक पार्ट है। जीभ उसको चारों तरफ घुमाता है ताकि वो चारों तरफ से समान रूप से चबाया जा सके, तो वो भी डाइजेशन का एक पार्ट है। अब खाने को अगर आप 25 से 35 बार नहीं चबाते, खाने को अगर आप ठीक से नहीं चबाते, तो आधा पचा हुआ खाना, जितना मुंह में पच जाना चाहिए था खाना, क्योंकि वो जितनी देर मुंह में रहेगा दांत उसको उतनी बार पीसेगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, तो अंदर जाकर के उसको पचाने के लिए कम एसिड की जरूरत होगी। जितनी देर वो मुंह में रहेगा, मुंह में बहुत तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, आपके गालों से, आपके टंग से, टंग के अंदर से, ऊपर तालू से बहुत तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी उसमें मिक्स होता रहेगा। अब जल्दी जल्दी में खाने वाले खाना मुंह में डाला गटाक से अंदर, खाना मुंह में डाला गटाक, ना तो वो पीसा जाता है मुंह में, ये दांत फिर दिखाने के रह जाते हैं, ना ही उसमें एंजाइम मिक्स होते हैं। तो जितना उसको मुंह में पच के अंदर जाना चाहिए था उतना वो पच के अंदर नहीं जाता। तो जो मुंह का काम होता है वो अंदर होना होता है। अब अंदर स्टमक के अंदर जो उसकी पिसाई होती है उसका काम बढ़ेगा, उसमें क्या हेल्प करता है, एसिड हेल्प करता है। तो वो एसिड देखेगा कि भैया ये खाना पचाने में मुश्किल हो रहा है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप खाना ठीक से नहीं चबाते हैं या आपका ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, ओरल हेल्थ मतलब दांत, कुछ भी हुआ, दांत में दर्द हुआ, दांत निकलवा दिया, भगवान या कुदरत बेवकूफ नहीं है कि उसने सारे दांत फिट किए हैं। सभी दांत का अपना अपना एक रोल है।
कि किस तरह के खाने को कौन सा दांत डाइजेशन के लिए पीसेगा अच्छे से। किनारे से लेकर के जो आपके मुंह में जो 32 दांत हैं वो ऐसे एक डिजाइन के लिए नहीं डाले गए। तो लोग समझते हैं दांतों में कुछ हो गया दांत निकलवा दो, खाली दांत। मुंह, लोगों के मुंह में 3-3, 4-4 दांत मिसिंग होते हैं। या टूथपेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ समझते हैं कि दांत को चमकाने तक है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पान मसाला, तंबाकू, ये सब का सेवन करते हैं, या खाना बहुत गर्म खाते हैं या बहुत ठंडा खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को इंपैक्ट करती हैं और एसिडिटी को बढ़ावा देती है। तो आपको खाना ठीक से चबा के शांति से खाना चाहिए। खाने के समय में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। खाने को ठीक से चबा के शांति से खाइए ताकि उसकी मुंह में पिसाई अच्छे से हो सके, उसमें एंजाइम मिक्स हो सके। आपके ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, आपकी मुंह की सफाई का ध्यान रखिए। मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो आज न कल जाकर के आपके दांत खराब होंगे, दांत निकलवाने पड़ेंगे, मुंह से एंजाइम्स ठीक से नहीं निकलेंगे। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप है ओरल हाइजीन एंड खाने को ठीक से चबा के खाना। दूसरा, कुछ लोगों की हैबिट होती है खाना खाने के बीच बीच में पानी पीते रहने की। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीते रहते हैं, कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो पानी को तो ना तो मुंह में चबाना है ना वो और कहीं अटकेगा, वो तो सीधा पेट में जाएगा, वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। उधर से एसिड आकर के उसमें मिक्स हुआ, उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, पानी में मिक्स हो गया। तो एसिड देखेगा, जो आपका ब्रेन है वो सेंस करेगा कि इतने एसिड से काम नहीं बन रहा, एसिड और चाहिए और चाहिए, और एसिड आएगा। यानी खाना पचाने के लिए एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ेगा। तो जैसे ही खाना पचाने के लिए एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा, बाइल बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें जब बढ़ेगी खाना पचने के बाद तो वो ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में रहेगा, तो वो भी एक एसिडिटी। इसीलिए खाना खाने के तुरंत पहले, खाना खाने के बीच बीच में और खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 1 घंटे तक बहुत ज्यादा पानी ना पिए। पानी रखे जरूर, खाना खाने के समय में पानी आधा ग्लास पास में, 1 ग्लास जरूर रखे, क्योंकि कभी अटक जाए फूड पाइप में खाना, वो सबको निकालने के लिए। लेकिन 1-2 घूंट पीना इट्स ओके, लेकिन उठा करके 1 ग्लास पी लिया, 1 बॉटल पी लिया, वो सही नहीं है। उसके बाद आते हैं कि जब हमारा खाना मुंह से होकर के अंदर स्टमक में जाता है तो हम कई तरह की चीजें खाते हैं। कई तरह की चीजों में हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो दालें खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम गेहूं की बनी हुई चीजें खाते हैं, और उसके अलावा फल और सब्जियां खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, और सलाद वगैरह खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, बहुत तरह की चीजें, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो जो ग्रेन्स हैं जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होते हैं, उसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है। उसको पचने के लिए नॉर्मली 8 से 10 घंटे लगते हैं पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में। तो 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, या अगर आपको खाने के समय में पानी पीने की आदत है, या अगर आप खाने को ठीक से चबाते नहीं है, जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो ये डाइजेशन टाइम 12 से 14 घंटे तक भी बढ़ सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब ये मान लीजिए ये स्टमक है, इसमें आपने खाना खाया, वो अंदर आया, और वो 8-10 घंटे तक, नॉर्मल में हम मान के चलते आपका डाइजेशन अच्छा है, इसमें वो 8 घंटे तक रहेगा और इसमें डाइजेशन प्रोसेस चलेगा। इसमें तरह तरह के एसिड्स बनेंगे और 8 घंटे तक डाइजेशन प्रोसेस चलेगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये इसी का पार्ट है, लिवर से होते हुए यहां पे ये नीचे जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है कोलोन। उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन तक इसकी सारी डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी,
लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन से भी तब ये सेक्रीशन सिस्टम में जो जाएगा, जो सेक्रेटरी सिस्टम है बॉडी का, जिससे बाहर निकलने का काम होगा। जो सेक्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन होता है खाने का, बाहर निकलने का, लैट्रिन के थ्रू और पेशाब के रास्ते, उसमें जाएगा, सॉरी सेक्रेशन बोल दिया मैंने, तो वहां पे जाकर के ये बाहर निकलेगा जो बचा हुआ खाना है जो इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। अब हम इमेजिन करते हैं एक ऐसा इंसान जो सुबह के टाइम में रोटी या पराठे खाता है। इमेजिन कीजिए रोटी या पराठे खाता है। अब रोटी या पराठे तो आपने खा लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। सुबह के टाइम में आपने 2 या 3 पराठे खा लिए, रोटी खा लिया, अब उसमें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। अब सुबह नॉर्मली लोग 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद 1:30-2 बजे जाके लंच करते हैं। लंच करने के टाइम में कितना टाइम पास हुआ है? 6 घंटे के आसपास। अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और 2 बजे लंच करते हैं तो 6 घंटे का गैप है। 6 घंटे के गैप में वो खाना पूरी तरह से पचा नहीं था जो पहले आया था, लेकिन नया खाना आ गया। वो डाइजेशन प्रोसेस चालू है, नया खाना आ गया, खाने की क्वांटिटी बढ़ गई, आपके बॉडी के सिस्टम ने उसको सेंस किया, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है। उसके बाद 2 बजे आपने खाया, फिर बीच में आप इसमें 8 से 2 के बीच में भी कई बार लोग कुछ ना कुछ स्नैकिंग या चाय वगैरह पीते हैं। उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे स्नैकिंग या चाय वगैरह हो जाती है। उसके बाद फिर 8-9 बजे आप डिनर कर लेते हैं। अगर 2 बजे आपने लंच किया था तो ऑलरेडी मॉर्निंग का थोड़ा बचा हुआ था खाना पचना, लंच आ गया, और उसके बाद अब तो जो मॉर्निंग का बचा हुआ है और लंच भी आ गया, तो उसको पचने के लिए चाहिए 10 से 11 घंटे टोटल को। तो 7 घंटे के बाद आपने फिर से लोड कर दिया उस पे, तो 7 घंटे के बाद आपने डिनर कर लिया। 7 घंटे के बाद जब आपने फिर से लोड कर दिया, तो अब जो आपके स्टमक में खाने की क्वांटिटी हो गई, उसको पचने के लिए चाहिए कम से कम 15 घंटे। 11 घंटे बाद सुबह 8 बजे आप फिर खा लोगे। 11 घंटे बाद सुबह 8 बजे आप फिर से खा लोगे। यानी स्टमक कभी खाली तो होता ही नहीं, उसको सफाई का समय तो मिलता ही नहीं। उसमें हमेशा आधा पचा हुआ या अनपचा खाना रहता ही है। तो जब आधा पचा हुआ या अनपचा खाना हमेशा स्टमक में रहता है तो वो सड़ना शुरू होता है। जब वो सड़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से भी गैस और एसिड्स बनते हैं। और जब वो गैस और एसिड बनता है और स्टमक एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि खाना कभी पच ही नहीं रहा है पूरा, एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा काम आ जाता है उसके पास, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर जब वो सड़ना शुरू होता है तो वो सड़ा हुआ, वो सड़ता है तो खाने में सड़ता है, तो सड़ता हुआ क्या है, वो न्यूट्रिएंट सड़ता है। जो न्यूट्रिशन आपको हेल्दी फॉर्म में मिलना चाहिए वो सड़े हुए फॉर्म में मिलता है। वही सड़ा हुआ खाने से जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सड़े हुए न्यूट्रिएंट्स, वही आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, वही वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आपका एसिडिटी बढ़ेगा, एसिड रिफ्लक्स बढ़ेगा, पेट का साइज बढ़ने लगेगा, क्योंकि खाना उसमें हमेशा जमा होता जा रहा है, पोटली बढ़ती जा रही है। एसिडिटी बढ़ेगी, गैस फॉर्म होने लगेगा। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन सड़ा हुआ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। अब सड़ा हुआ न्यूट्रिशन आपको कितना हेल्दी रख सकता है आप जानते हैं। उसकी वजह से फिर हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होंगे, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को वो आप ले तो रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो जाकर के अंदर पच नहीं रहा है। न्यूट्रिशन तब मिलता है सही फॉर्म में जब खाना पचता है, जब खाना सड़ता है तब नहीं। पचना और सड़ना 2 अलग अलग चीजें। पचना और सड़ना 2 अलग अलग चीजें। उसका सड़ने के दौरान उसका फर्मेंटेशन होता है, तो एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है, गैस भी बनती है, तो उससे आपको डकारे आने लगती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसके बाद फिर वो सड़ा हुआ जब इंटेस्टाइन में जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ेगी, लैक्टिक, इस तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपके शुरू होंगे। फिर बाइल प्रोडक्शन बढ़ेगा, गाल ब्लैडर को ज्यादा बाइल मिलेगा, बाइल डक्ट ब्लॉक रहने लगेगा,
फिर वो गल ब्लैडर में जाके जमा रहने लगा, क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी सफाई का मौका नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से गल ब्लैडर में स्टोन बनने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। जब सड़ा हुआ खाना किडनी में ज्यादा, जब फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि जिस फॉर्म में आना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए उस फॉर्म में नहीं आता या एक्सेसिव आता है, तो ज्यादा गंदगी किडनी के पास जाने लगती है, तो फिर किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है। सड़े हुए न्यूट्रिशन की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होता है, उसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम को यह जन्म देता है। तो इसका क्या मतलब, क्या करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए? नहीं, फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचने में 8 घंटे 10 घंटे लेता है, लेकिन खाने में और भी चीजें, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन और भी जल्दी समय में पचता है। प्रोटीन का टाइम कम है, 4 से 5 घंटे में वो पच जाता है। उसके बाद जो फाइबर वाली चीजें हैं, अगर आपके खाने में ज्यादा होंगी तो वो जमा नहीं होने देती। जो पच गया, क्योंकि फाइबर लैक्सेटिव इफेक्ट देता है और वो पचता नहीं है, वो वॉल्यूम बढ़ाता है खाने का, तो वो अपने साथ निकाल के ले जाता है। पेट को भी पता है कि ये फाइबर पचने वाली चीज नहीं, वो उसको जल्दी पुश आउट करता है, वो उसको जल्दी पुश आउट करता है। तो आपको खाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपको ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं आप ब्रेकफास्ट छोड़ दो या लंच छोड़ दो या डिनर छोड़ दो। आप जो ये चीजें हैं, जो आप चावल और ये गेहूं की बनी हुई चीजें जो आप खाते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा, पोटैटो आप लेते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होता है, ट्रांस फैट ज्यादा मात्रा में होता है, ये सारी चीजें आप ट्राई करो कि दिन में एक बार लेना है। खास तौर पे जिन लोगों को वजन पे कंट्रोल करना है, जिन लोगों को शुगर पे कंट्रोल करना है, जिन लोगों को हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, जीआरडी ये सब की प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को जैसे दिन का खाना लंच में आप रोटी चावल खाओ। सुबह के टाइम आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप सैलेड ले सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें तो फ्रूट सैलेड ये सब चीजें तो 2-3 घंटे में वाटर, इसमें ज्यादातर क्वांटिटी में वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और फाइबर होता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्रोटीन, फैट सब कुछ होता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट क्या है? फाइबर, वाटर और मिनरल्स। तो ये जल्दी पच जाता है। सुबह आपने अगर इस तरह का ब्रेकफास्ट किया तो लंच के टाइम तक आपका पेट पूरा साफ हो चुका होगा, पूरा खाली हो चुका होगा, जो एसिड प्रोडक्शन हुआ है वो भी निकल चुका है, न्यूट्रल, अभी उसमें कोई एसिड नहीं बचा हुआ, कोई खाना नहीं बचा हुआ जो सड़ेगा। तो आपका लंच भी अच्छे से पचेगा, लंच भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर लंच में इस तरह कार्बोहाइड्रेट भी है तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फिर रात का खाना भी आप ऐसे ही हल्का लीजिए। तो एक तो ये हो गया कि खाने में क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं आप ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। दूसरा, आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स और सलाद के माध्यम से। क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले के जमाने में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी और जो खाना खाया जाता था वो खाने में क्या होता था कि फाइबर ज्यादा होता था, स्टार्च ज्यादा होता था, उसकी वजह से वो खाना पेट में अटकता नहीं था। फाइबर कैसे ज्यादा होता था? रोटी बनाने के लिए जो आटे की पिसाई होती थी वो चक्की पे होती थी, हाथ की चक्की से। वो हाथ की चक्की बहुत तेजी से नहीं घूमती, तो ज्यादा हीट नहीं जनरेट करती। ज्यादा हीट नहीं जनरेट करती तो उसकी वजह जो गेहूं के ऊपर जो होता है, जिसको जो निकलता है, जिसको चोकर बोल देते हैं हम, वो क्या होता था? वो उसी में रहता था। चोकर हटा करके नहीं लोग खाते थे, वो उसी में रहता था और वो जलता नहीं था। फिर उसके बाद जो मैकेनाइज चक्की आ गई, जो इलेक्ट्रिक वाली आ गई या मशीन से जो चलती है, वो इतनी स्पीड से घूमता है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो उसमें जो गेहूं के ऊपर जो रेशा होता है, जो चोकर होता है, वो तो जल जाता है, फाइबर तो बचा ही नहीं। और उस पे से भी अगर उसमें मैदा मिला दिया गया, आप ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें मैदा है, प्रोसेस्ड फूड है, तो मैदा तो वो लेई जैसा बन जाता है, वो तो और चिपक जाएगा आपकी आंतों में और पेट में। तो मैदे से बनी हुई चीजें तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। और गेहूं भी अगर चोकर वाला हो या मल्टीग्रेन हो, जिस मल्टीग्रेन आटा हो जिसकी आप रोटी खाएं,
तो ये आपके हेल्थ के लिए, स्टमक के हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करें चावल की। चावल का जो नेचुरल कलर होता है वो शाइनिंग व्हाइट नहीं होता है। जिन लोगों ने भी अभी इस उम्र में या बचपन में कभी भी नेचुरली गांव में पैदा होने वाला जो चावल होता है, जो खेत से आता है, उसके बाद धान को कूटा जाता है या मशीन में कुटाया जाता है, उससे जो चावल निकलता है, कभी भी किसी भी क्वालिटी का चावल एकदम शाइनिंग ब्राइट व्हाइट नहीं होता है। क्या किसी ने देखा है? नेचुरल राइस। लेकिन मार्केट में जब आप खरीदते हैं ये चमकदार बासमती, एकदम चमकता हुआ सफेद चावल, वो क्यों होता है? क्योंकि उसको पॉलिश करने के चक्कर में, उसको चमकदार बनाने के चक्कर में उसके ऊपर की लेयर निकाली जाती है। समथिंग विच इज नोन एज राइस ब्रैन। अब तो राइस ब्रैन ऑयल भी होता है, राइस ब्रैन ऑयल भी होता है। तो अब तो एक और रीजन बन गया है उसको निकालने का। पहले लोग राइस ब्रैन ऑयल नहीं जानते थे। राइस ब्रैन ऑयल नहीं, राइस ब्रैन ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपको चावल के साथ ही मिल जाता था। तो अब राइस ब्रैन ऑयल के लिए राइस से तो ब्रैन निकाल दिया गया। तो इसकी वजह से राइस का भी क्यों बच गया, उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो फिर वही हाल पचने में। फाइबर अगर आप कम लेते हैं, लेकिन फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल। अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर लेते हैं, जो हम फ्रूट्स और सैलड, कोई बोलते हैं कि हम तो फ्रूट और सैलड बहुत खाते हैं, तो फ्रूट और सैलड में या ऐसी चीजों में जो फाइबर होता है वो मेजॉरिटी होती है इनसॉल्युबल फाइबर की, जो घुलता नहीं है खाने के साथ, वो अलग अलग ही रहता है खाने से। हाँ, उसको पचाने के चक्कर में और उसके साथ में मिक्स होकर के क्लींजिंग इफेक्ट तो होता है, लैक्सेशन तो वो बढ़ाता है, लेकिन वो डाइजेशन के टाइम को भी डिले करता है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके स्टमक को साफ नहीं कर सकता। लेकिन जब खाने के बाद आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं, जो फाइबर टीएनस बनाता है, खाने के बाद जब आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो वो जाके स्टमक में आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है। वो क्योंकि वो घुलनशील है, वो घुल जाता है पूरी तरह से और खाने में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद वो फूलना शुरू करता है, फूलना शुरू करता है, और जो खाना डाइजेस्ट होने से बच गया है उसको अपने साथ पकड़ के बाहर निकालता है, क्योंकि उसको बाहर निकालना है। वो खाने का वॉल्यूम बढ़ा देता है, लैक्सेशन इफेक्ट देता है, डाइजेशन को थोड़ा डिले करता है ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और उसके बाद डाइजेशन को डिले करने से तो यह हो जाएगा नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपने साथ निकाल ले जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। तो जब ऐसा हो जाता है तो आपका पेट पूरी तरह से साफ होता है और न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपको पास कुछ लोगों की कंप्लेन आएगी कि फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन हो गया, फाइबर लेने से एसिडिटी बढ़ गई। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। खास तौर पे ऐसे लोग जिनका वाटर इनटेक कम है, क्योंकि क्या मैंने बताया कि फाइबर अंदर खाने में जाने के बाद फूलता है, घुलने के बाद वो अंदर जाता है तो वो फूलता है, उसका साइज बढ़ना शुरू होता है। तो जब वो फूलेगा तो बाहर निकलने के लिए, अगर उसको घोल के निकालने के लिए पानी नहीं रहेगा तो वो गट्ठे जैसा बनेगा, फिर वो ट्रैक्ट से आसानी से पास नहीं होगा, तो वो एंड पॉइंट पे जाकर के कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। पेट को तो साफ कर देगा लेकिन लैट्रिन साफ नहीं होगा, वो अटकेगा। तो जब भी आप किसी को फाइबर देते हैं तो उनका वाटर इनटेक जरूर बढ़ाएं, लेकिन वो वाटर इनटेक खाने के साथ नहीं। फाइबर जो लेना भी है वो खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। अब उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपको जीईआरडी की प्रॉब्लम हो रही है, जीईआरडी की प्रॉब्लम हो रही है मतलब आपके फूड पाइप में, एसोफेगस में एसिड या बाइल आ रहा है और उसकी वजह से आपको जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है। वंस इन ए व्हाइल, 6 महीने साल भर में कभी एक बार हो जाता है तो इट्स नॉट, नो नीड टू वरी।
लेकिन ये हफ्ते में अगर 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, या हर हफ्ते होने लगे, या उससे भी ज्यादा होने लगे, तब तो चिंता की बात। तो इन दैट केस आपको 2 फ्रंट पे काम करना है। एक तो पेट को साफ करने के लिए टाइम देना है, केवल फाइबर से काम नहीं चलेगा। आपको अपने डाइट पैटर्न में और खाने में आप क्या खा रहे हैं, कुछ लोगों को होता है कि खाना छोड़ देंगे, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करें, नहीं। अगर नहीं करेंगे तो जो आपका, अगर आप खाना छोड़ना शुरू करेंगे फूड स्किप करने से या फास्टिंग करने से, फास्टिंग के दौरान फलाहार का प्रोविजन क्यों रखा गया है? क्योंकि फूड स्किप करने से और फास्टिंग करने से और उसको ज्यादा करने से जो आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो कंफ्यूज होने लगती है। तो उसकी वजह से आपका ब्रेन, उसको पता ही नहीं चलता कि कब खाली पेट है, लेकिन वो तो एक टाइम के हिसाब से सेट है कि इस टाइम में ये एंजाइम निकालना है, इस टाइम में ये एसिड प्रोड्यूस होना है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो मील स्किप करना तो सोल्यूशन नहीं है, मील का घटाना बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। मील में आप क्या खाते हैं उस चीज को सुधारना सोल्यूशन है। उसके बाद खाना खाने के टाइम कभी भी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, टेंशन लेकर के मत खाइए। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने आपको आज खाने का मौका दिया। हर बार जब आपको भगवान खाने का मौका देता है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए, और जो भी खाते हैं शांति से खाइए, जो भी खाते हैं शांति से खाइए। खाना जब आता है, खाना खाना भी एक आर्ट है, खाना खाना भी एक आर्ट है। पहले आपने देखा होगा कि घरों में जब खाना खिलाया जाता था, या पुराने जमाने में जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो, वो लाइन में बिठा करके भोज खिलाते हैं ना, उसका अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आपने देखा होगा कि पहले पत्तल आया जाता था, फिर पत्तल को लोग धोते थे, फिर कोई एक आइटम आता था, फिर कोई दूसरा आइटम आता था, फिर तीसरा आइटम आता था, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे आइटम होते थे, वो आते थे। एंड इट यूज्ड टू टेक 15 to 20 मिनट्स, कम से कम 5-7 मिनट तो लगता ही था। उसके बाद आपको जब सबको हो गया तब आप खाना शुरू करते थे। ये सिर्फ एक कम्युनिटी फीलिंग देने के लिए नहीं था। आप उतनी देर क्या करते थे, खाने को देखते थे। तो खाने को आंखों से भी खाया जाता है, देखना। उसके बाद जब तक आपने वो पत्तल पे आपने खाना शुरू नहीं किया, आप खाने की खुशबू भी लेते हैं। तो ये जो विजुअल इफेक्ट और जो खाने की जो खुशबू जाती है, या टंग पे जो टेस्ट पर हो सकता है कोई टेस्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेस्ट बड्स क्यों होते हैं? क्योंकि जिस तरह की आपको खुशबू मिलती है, जिस तरह की का टेस्ट मिलता है और जिस तरह का विजुअल मिलता है, ये तीनों ही इफेक्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं कि किस तरह का खाना मैं खाने वाला हूं और उसको पचाने के लिए शरीर में क्या क्या तैयारियां आपको करनी है। तो ब्रेन उस तरह से और उस क्वांटिटी में, उस टाइमिंग के हिसाब से उस तरह के एंजाइम्स और एसिड्स का प्रोडक्शन इंश्योर करता है। तो इसलिए खाने को देखना और खाने को की खुशबू लेना, ये सारी चीजें जरूरी है। बहुत गर्म अगर खाना होगा तो आप उसको मुंह में ठीक से ले नहीं पाएंगे, और बहुत गर्म या बहुत ठंडे की सेंसिटिविटी की वजह से कई बार टंग्स की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, आप उसका टेस्ट नहीं सही से महसूस कर पाएंगे। तो या तो रिक्वायर्ड एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, या फिर गलत एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। खा तो आप एकदम गरम गरम पकौड़े रहे हो, वो तीखा है, लेकिन आपका टंग अगर गर्मी इतने ज्यादा हीट की वजह से कंफ्यूज हो गया तो मीठे को पचाने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। कई बार गरम गरम खाने से मुंह के अंदर के लेयर जल भी जाती है, कई बार छाले जैसे भी निकल जाते हैं, परत जैसी निकलती है। तो ये सारी चीजें, तो आपका फिर ओरल हेल्थ अफेक्ट होगा। खास तौर पे अब हम बात है कि जब आपके पेट में एसिड की जगह साथ साथ गैस भी बन रहा है। एक तो ये हो गया कि पेट को साफ करने के लिए, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो, खाना सड़े नहीं बहुत, तो फाइबर बहुत जरूरी है। तो जो टीएन्स का फाइबर है, उसको सिर्फ कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट में तभी ले, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
तो भी आप एक बॉक्स खरीदिए, वो लगभग 15 दिन चलता है, ले लीजिए। 2-3 महीने के बाद फिर ले लीजिए, या हर महीने कम से कम एक बॉक्स लीजिए। अगर आप खाने में चेंज नहीं कर सकते, खाने में अगर आप कार्बोहाइड्रेट पे वन टाइम पे स्विच नहीं हो सकते, अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी रहना ही रहना है तो ब्रेकफास्ट के बाद, या अगर आपका लंच हैवी रहता है तो लंच के बाद, जो भी आपका हैवीएस्ट फूड है उसके बाद आधे घंटे बाद 1 स्पून नॉर्मल वाटर में फाइबर जरूर लीजिए। अगर आप तीनों टाइम पे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो, या फिर अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम निल है, या आपका डाइजेशन ऑलरेडी बुरा है, तो इस केस में आपको पेट को साफ करने के लिए फाइबर लेना चाहिए। वो पहली चीज है। दूसरा, हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर एसिड बढ़ने लगा और उसकी वजह से डैमेज हो चुका है, छाले हो चुके हैं, अल्सर्स हो चुके हैं, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में आपको शरण लेनी पड़ेगी चिटोसन की और जिम्निमा की। जिम्निमा पेनक्रियाज को हेल्दी बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल बीटा सेल रीजनरेट करता है, वो पेनक्रियाज को हेल्दी बनाता है, पेनक्रियाज के फंक्शन में सुधार लाता है। तो जब पेनक्रियाज के फंक्शन में सुधार लाता है तो पेनक्रियाज से केवल बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन नहीं पैदा होता, और भी कई एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो जो डाइजेशन का फाइनल स्टेज होता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन वाला, उस स्टेज पे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और साथ में आपको लेना चाहिए चिटोसन। चिटोसन क्या करता है? 2 काम करता है। एसिड को वो भी फाइनल स्टेज पे पीएच बैलेंस करने का, क्योंकि जो आप एएनसी लेते हैं, जो एएनसी वाली चीजें लेते हैं, जो आप एंटासिड्स लेते हैं, वो एसिड को स्टमक के लेवल पे ही न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दे, तो आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है। लेकिन जो एसिड एक्सेसिव पैदा हो गया है, वो जब नीचे इंटेस्टाइन के लेवल पे आ गया, अगर उस टाइम पे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्सर बनना, एसिडिटी होना, ये सब चीजें कम होने लगेगी। और दूसरा, जो छाले बन गए हैं, क्योंकि वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिम्निमा का, चिटोसन का और जिंक का। और जिंक आपके सारे ऑर्गन को एंजाइम सिक्रीशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जिंक स्ट्रेंथन करता है हमारे ब्रेन को, ब्रेन के फंक्शन को। और ब्रेन में होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो बॉडी के सारे हार्मोनल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जिंक क्या करता है? बॉडी में हर तरह के एंजाइम के सिक्रीशन को इंप्रूव करता है, तो उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो जब भी आपको जीईआरडी, एसिड रिफ्लक्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब की प्रॉब्लम होने लगे, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में जिंक इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको फाइनल स्टेज पे प्रॉब्लम हो रही है खाने में, कुछ लोगों को खाना खाते ही टॉयलेट भागना पड़ता है, या खाना खाते ही तुरंत एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को खाना खाने के बहुत देर बाद एसिडिटी की शुरुआत होती है। इसका मतलब है यहां पे उनके कोलोन में प्रॉब्लम है। कोलोन में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सड़ा हुआ खाना जा रहा है, तो सड़ा हुआ खाना बैड बैक्टीरिया को तो बढ़ावा दे रहा है, और साथ में एसिड जा रहा है जो गुड बैक्टीरिया को मारता है। तो वहां पे आपको गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है कोलोन में। तो बढ़ाना है तो क्या करना होगा? उनको मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनाना है तो उनका खाना देना होगा। और जो हमारा एफओएस पाउडर है, वो एफओएस पाउडर जो हमारे अंदर जो बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं कोलोन में और इंटेस्टाइन की क्लीनिंग इंश्योर करते हैं, उसका खाना है। एफओएस पाउडर हमारा खाना नहीं है, वो उस बैक्टीरिया का खाना है। इसीलिए एफओएस पाउडर सुबह खाली पेट में लिया जाता है, फाइबर बाद में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है जाकर के खाने में घुलना, और एफओएस पाउडर का काम है कि पीते ही सीधा सीधा वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए, क्योंकि उसका हमारे डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। अगर आपने खाना खाने के बाद एफओएस पाउडर लिया तो आपके जो अटका हुआ है खाना स्टमक में, वो उसमें घुल जाएगा, वो इंटेस्टाइन तक टाइम से पहुंचेगा ही नहीं।
और वहां पे वो भी एफओएस पाउडर में जो कंटेंट्स है वो भी वहीं पे सड़ने लगेंगे। या अगर आपका पेट में पहले से सड़ा हुआ स्टमक में खाना है तो इन दैट केस, जैसे रात का खाना सुबह तक पचा ही नहीं, एफओएस पाउडर तो खाली पेट लेना है। पेट खाली हुआ क्या? बहुत सारे लोगों को एफओएस पाउडर लेने के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि एफओएस पाउडर लेना कब है? खाली पेट लेना है। पेट खाली था क्या? वो तो रात का खाना अभी तक वहां डांस कर रहा है। ओपीसी से परेशानी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेना है खाली पेट। खाली पेट तो है ही नहीं आपका। तो रात में अगर आप बहुत लेट से खाते हैं तो उसकी वजह से भी खाली पेट नहीं रह सकता है। या अगर सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच पचा ही नहीं था और रात में आपने फिर से कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो सुबह तक खाली पेट नहीं होगा। तो अगर आपको रात में लगता है कि नहीं खाने से भी चलेगा, खाने का मन नहीं है, तो आप फ्रूट्स और सैलेड वगैरह खा लीजिए, क्योंकि भूखा तो नहीं रहना है। भूखा तो नहीं रहना है, लेकिन ऐसी चीज खानी है जो आसानी से पच जाए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी निल है तो ज्यादा प्रोटीन डाइट भी मत लीजिए। लेकिन एक टाइम कार्बोहाइड्रेट, या ऐसा नहीं है कि रोज आप उस चीज को फॉलो करें। जब भी आपको लगे कि पेट थोड़ा हैवी है, बिना खाना खाए भी चल सकता है, तो आप इस चीज को फॉलो करें कि उस टाइम का खाना आपका, या सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है लेकिन आपको ब्रेकफास्ट करने जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन बच्चे को स्कूल तो भेजना है तो ब्रेकफास्ट तो कराना होगा, या मुझे ऑफिस तो जाना है तो ब्रेकफास्ट तो करना होगा। तो इन दैट केस अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे की सफेदी ले सकते हैं, या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सब ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फाइबर भी मिल जाएगा और ये जल्दी पच भी जाएगा। रात को जैसे पार्टी किया है, हैवी खाना खाया है, दबा के नान, पनीर और मटन, चिकन, खूब सारा बासमती राइस का पुलाव, उसमें काजू और ये ऊपर से गुलाब जामुन भी, तो ऑब्वियसली सुबह के टाइम में पेट आपका खाली नहीं होगा। मैं, आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मुझसे बात की है या अपने पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की बात करवाई है, उन्होंने देखा होगा कि मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं, आपका पेट साफ होता है ठीक से? तो कई लोग बोलते हैं हाँ मेरा पेट साफ होता है। खुल के टॉयलेट, लैट्रिन आ जाना पेट साफ होना नहीं है। पेट साफ होने का मतलब है कि जब आपके नेक्स्ट खाने का टाइम आए उससे आधे घंटे, एक घंटे पहले से आपको जबरदस्त भूख लगने लगे। दैट इंडिकेट्स कि आपका पेट खाली हो रहा है, पेट साफ हो रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, टाइम हो गया है तो, अब डिनर का टाइम हो गया तो डिनर करना है, लंच का टाइम हो गया तो लंच करना है, सुबह टॉयलेट गए, लैट्रिन हो गया तो मतलब हमारा पेट साफ हो रहा है। नो, आपने जो खाना खाया उसमें जितना नहीं पच सका, जितना बाहर तक निकल सका, या मान लीजिए आपने दिन में लंच किया 2 बजे और आपका डाइजेशन ठीक नहीं, और लंच में आपने ऐसी चीज ली जो पचने में 14 घंटे लगाएगा, 12 घंटे लगाएगा, तो वो रात के 2-4 बजे जाकर के पचेगा। तो सुबह जब आप सुबह 7 बजे आप टॉयलेट जाएंगे तो जो दिन का लंच था वो खाली हुआ है। फिर रात में जो आपने डिनर ले लिया था वो तो अभी भी डांस कर रहा है अंदर, तो पेट खाली नहीं हुआ है। तो इसीलिए खाली पेट में लेने वाले जो सप्लीमेंट्स हैं उससे अगर आपको यह परेशानी होती है तो 2 रीजन है, आपका पेट खाली नहीं होता। फाइबर से अगर परेशानी हो रही है तो वाटर इनटेक कम है, और पानी का इनटेक अगर कम है तो ऑब्वियसली डाइजेशन से रिलेटेड बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। उसके बाद हम आते हैं बीसीएम। जो बीसीएम मशीन है वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है। जब आप बीसीएम मशीन पे रोज सुबह खाली पेट खड़े होते हैं 15 मिनट, तो ज्यादातर लोगों का खाली पेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप खड़े होते हैं तो वो क्या करता है, आपके पेट के अंदर जो लिक्विड है उसको
घुमाता है। तो बहुत सारा खाना खाने के अंदर जो लिक्विड मिक्स होता है, जो पचाने की उसको कोशिश कर रहा है, वो एसिड भी होता है, वो उसको भी घुमाता है। तो वो उसको भी घुमाता है तो क्या होता है, वो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हेवी पार्टिकल्स, यानी एसिड में या एंजाइम्स में जो खाना घुला हो उसमें हेवी पार्टिकल्स तो वही है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो पचा नहीं है, जिसको आपने ठीक से चबाया नहीं था, पेट में तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो नए को कहां से चबाएगा। तो जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो उसको, जो नीचे परत बनाने लगता है, जमने लगता है पेट में, वो उसको हिलाता है, उसको छिन्न भिन्न करता है, उसको तितर बितर करता है, और फिर वो उसका एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है प्रॉपरली। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन में और पेट को खाली करने में वो हेल्प करता है। उसके बाद जब बीसीएम को आप रोज इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और जब मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है तो आपके शरीर में एंजाइम्स का सिक्रीशन टाइमली होने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपका जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वाटर का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से बढ़ता है, तो आपको ज्यादा प्यास लगने लगती है, तो आपका वाटर इनटेक बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन के केसेस में एक्यूलाइफ का क्या रोल है? एक्यूलाइफ से आप अपने पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन, इन चारों को एनर्जाइज करके उनमें ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, तो वो अपने फंक्शनिंग को इंप्रूव करेंगे। फंक्शनिंग को इंप्रूव कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है या कोई भी काम, गैस जल रहा है किचन में, और आप कोई और काम में लगे हुए हैं। आपने अपने बच्चे को बोला जा वो दूध रखा हुआ है गैस पे, वो गैस को, चूल्हे को बंद करके आओ। अब वो लेजी है, उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, वो उठेगा, 2 मिनट चप्पल पहनने में लगाएगा, फिर इधर उधर मुंह बनाता हुआ जाएगा, तब तक तो दूध बाहर आ जाएगा ना। वो तो तब हो सकता है कि जब आपको याद आया अरे दूध नहीं उछल दिया, आपने देखा कि हाँ दूध बाहर निकलने वाला है, आपने उसको टैप किया, जल्दी दूध गैस बंद करो, वो उठ के फुर्ती से गया, बंद कर दिया, तो दूध बच जाएगा। तो जब आपके ये सारी चीजें, ऑर्गन है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इनकी क्रियाशीलता शिथिल होने लगती है। क्रियाशीलता जब इनकी शिथिल होने लगती है तो क्या है, ब्रेन ने कमांड तो दिया है ये एंजाइम निकालो, वो अब सोचेगा, थोड़ी देर बाद निकालेगा, तब तक तो खाना आ चुका है, जो क्रियाक्रम होना था वो हो चुका, वो एंजाइम उसमें मिक्स ही नहीं हुआ। तो लैक्टिक एसिड निकला, बना तो सही, यूरिक एसिड बना तो सही, लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, फिर वो बेकार है, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पता चला कि ये लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो जब बीसीएम रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबाता है, वो भी ऑर्गन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, और जब हम डिस्टल पॉइंट्स पे एक्यूलाइफ की थेरेपी देते हैं उन ऑर्गन के पॉइंट्स पे, तो दोनों ही कंडीशन में वहां पे ब्लड फ्लो और एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। बीसीएम रिफ्लेक्स पॉइंट्स को पैरों में दबाने की वजह से, और एक्यूलाइफ क्या करता है, वो एनर्जी की बैलेंसिंग करता है, एनर्जी का फ्लो बैलेंस करता है, तो वो जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट होता है, एक्टिव हो जाता है, एजाइल हो जाता है, वो अपना फंक्शन ठीक से करने लगता है। और सारे पुर्जे अगर ठीक से काम करेंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन भी ठीक होगा। तो ये बीसीएम, एक्यूलाइफ, चिटोसन, जिंक, एफओएस और फाइबर, ये जो है ये आपके इन सिस्टम से डायरेक्ट बेयरिंग रखते हैं। उसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्स भी हैं जिनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। लंबे समय तक अगर आपके स्टमक में खाना सड़ता है, एसिडिटी रहती है, या एसिडिटी बढ़ाने वाली चीजें, जंक फूड अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, तो लिवर के सेल्स ऑक्सीडेट होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं। हार्ड होने का लगेगा तो लिवर का फंक्शन अफेक्ट होगा, और वो सिरोटिक बोलते हैं उसको, लिवर सिरोसिस हो जाता है।
तो जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी हैं। तो इसके लिए जब आपको लगे कि लिवर सिरोसिस है तो आप ओपीसी और टीपॉली जरूर दें। ओमेगा भी दीजिए, बिकॉज ओमेगा इज आवर ओमेगा, उस ओमेगा के अंदर हमारे 32 और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी वजह से ओमेगा भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बट ओपीसी और टीपॉली तो जरूरी है लिवर सिरोसिस के केसेस में, या जब भी लिवर डैमेज हो। लिवर एज ए ऑर्गन जब डैमेज हुआ, लिवर का फंक्शन अफेक्ट होना और लिवर का डैमेज होना दो अलग अलग चीजें। लिवर का फंक्शन अफेक्ट होना और लिवर डैमेज होना दो अलग अलग चीजें। तो जब लिवर डैमेज हुआ है तो ये दोनों चीजें, और चिटोशन, क्योंकि जब भी डैमेज है तो क्या करना, डैमेज है तो कोई वुंड होगा, उसको रिपेयर की जरूरत है, तो चिटोशन वो रिपेयर का काम करेगा। डैमेज है तो नए सेल्स के रीजनरेशन की जरूरत है, तो जिंक उसमें हेल्प करेगा। तो जब भी लिवर डैमेज हो, एलएफटी में आपको एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ आता है रिपोर्ट में, लिवर सिरोसिस के केसेस है। इन सच कंडीशन आप ओपीसी, टीपॉली, चिटोसन, जिंक और ओमेगा, उसमें फिर फाइबर एफओएस का रोल नहीं है। लिवर सिरोसिस के केस में बीसीएम की थेरेपी भी नहीं करानी है, क्यूलाइफ भी नहीं करना है। फिर आपको इन सप्लीमेंट्स की मदद लेनी है। एच कप का पानी आप पिला सकते हैं। अब आते हैं सबसे एंड पॉइंट पे, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वाटर इनटेक बढ़ाना। सफाई आप कपड़े की करो, घर की करो, सफाई कहीं भी होती है तो पानी से होती है। तो शरीर की सफाई के लिए भी पानी जरूरी है। तो जब भी मैं पूछता हूं लोगों से कि भाई कितना पानी पीते हो, तो पानी तो मैं खूब पीता हूं। तो खूब इज नॉट द डेफिनेशन, क्योंकि खूब के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। एडल्ट के लिए गर्मियों में 3.5 लीटर या उससे ज्यादा पानी पीना, और विंटर्स में मिनिमम 2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। इट इज नॉर्मल, बट वेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड तो यू हैव टू इंक्रीज इट। अगर आप फाइबर ले रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर ले रहे हैं, तो यू हैव टू फर्दर इंक्रीज इट। यू हैव टू फर्दर इंक्रीज इट। तो पानी बहुत जरूरी है जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, वेट लॉस करवाना हो, तो वाटर इंटेक बढ़ाने पे पहले जोर दीजिए, फाइबर के इंटेक बढ़ाने पे जोर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक घटाने पे जोर दीजिए। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो शुगर, कॉन्स्टिपेशन और वजन, ओबेसिटी, ये 3 चीजों पे सिर्फ इन 3 चीजों इतना ही करके आप विजय पा सकते हैं। फाइबर का इंटेक बढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक घटा दिया और पानी का कंजम्पशन बढ़ा दिया। इन 3 चीजों से भी इसमें रिलीफ आ सकता है। लेकिन इशू क्या है कि शुरुआती स्टेज में तो बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन को पहचान नहीं पाते। कॉन्स्टिपेशन को लोग बीमारी समझ के पहचानना तब शुरू करते हैं जब लोगों की प्रॉब्लम यह हो जाती कि 2-2, 3-3 दिन लैट्रिन ना आए या मामला पाइल्स तक पहुंच जाए। उससे पहले तो कॉन्स्टिपेशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एक टैबलेट ले लेते हैं या इसबगोल ले लेते हैं या सॉफ्टोवैक ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, पेट साफ हो जाता है। उनको लगता है कि पेट साफ हो गया। जो आदमी चोक्ड है ना, उसको थोड़ा सा भी निकलता है लैट्रिन तो उसको लगता है साफ हो गया, ही फील्स रिलीव्ड। बट वो जो अंदर सर रहा है और वो सर के क्या क्या कलाकारी कर रहा है, दे डोंट कंसिडर इट कि मेरे शरीर में खाना जा रहा है, उससे मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, मेरे बॉडी की एजिंग फास्ट हो रही है, मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूं, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आपको क्या लगता है उम्र से पहले बाल झड़ना, बाल सफेद होना, इन सब चीजों में पेट का कोई रोल नहीं है? बहुत बड़ा रोल है। एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रोल है।
आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। कॉन्स्टिपेटेड रहने का मतलब क्या है कि खाना स्टमक लिवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में के बाद वो कोलोन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में उसको और भी फर्दर पीसा गया और उसमें से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, जो डाइजेशन प्रोसेस में आना है आ गया, और जो बाहर निकलना है एक्सक्रीशन सिस्टम का जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका उसमें चला गया, लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते बाहर निकलने की चीजें हैं। तो वहां पे 3-4 फंक्शन होते हैं। खाने की फर्दर पिसाई होती है, उसमें से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से फ्लूइड अलग किया जाता है, सॉलिड अलग किया जाता है, सॉलिड वेस्ट अलग से निकाला जाता है, लिक्विड वेस्ट अलग से निकाला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम रोल कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है, कई बार दस्त लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लूइड, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट अलग नहीं हो रहा, तो पिचकारी के साथ दस्त लग जाएंगे आपको। या फिर अगर ज्यादा ही निकाल लिया तो लैक्सेशन खत्म हो जाता है। अगर फ्लूइड पूरी तरह से निकाल दिया, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है उसमें भी थोड़ा फ्लूइड थोड़ा लिक्विड जरूरी है ताकि वो डक्ट से पास हो सके आसानी से। एकदम सूखा हो गया हो तो वो निकलेगा नहीं, फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा तो एनल पे कट्स आएंगे, फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वॉल्यूम नहीं है उसमें, तो ये सारी चीजों की वजह से तो उसका रोल इंपॉर्टेंट है। और वो हेल्दी तभी रहेगा आपका कोलोन जब आपके शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है, तो उसके लिए पुराने जमाने से बना हुआ, तो उनको खाना मिलता है कहां से? जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा दही नमक के साथ या नमकीन छाछ ये सब लेने का जो बना हुआ था, तो वो सब तो सिस्टम खत्म हो गया आजकल। तो आपको जरूरत पड़ती है एफओएस पाउडर लेने की। एफओएस पाउडर आपको उसमें हेल्प करेगा। फाइबर क्या करेगा और उससे नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ी बात, अगर आपके इंटेस्टाइन में खाना अटक रहा है तो नुकसान क्या होगा? एक तो आप अनईजी फील करेंगे, अनईजी फील करेंगे। अब नीचे बाहर जब नाली जाम है, गंदगी बाहर नहीं निकल रही, तो ऊपर तक पाइलअप होते जाएगा, तो फिर आपका स्टमक भी खाली नहीं होगा, ऊपर से ही खाना सरना शुरू हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी सर रहा है, एसिडिटी बढ़ेगी, खट्टी डकारों की समस्या बढ़ेगी, जीईआरडी हो सकता है, और बहुत लंबे समय तक अगर रहा तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो एक हो गया। दूसरा इश्यू क्या है कि जब खाना जो निकलता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें खाना निकलता है, निकलता क्या है? जो स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन से रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट हो चुका है मतलब क्या? जिसका शरीर को जरूरत नहीं है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जरूरत नहीं है, निकालने के लिए भेजा, लेकिन वो जाके अटक गया, निकला नहीं। एक्सेस शुगर जो आपने खाया, निकालने के लिए भेजा, अटक गया, निकला नहीं। एक्सेस सॉल्ट जो आपने इनटेक किया, निकालने के लिए आपके सिस्टम ने उसको निकाला, अटक गया, निकला नहीं। तो 2 घंटे में डाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होने लगता है, तो वापस से शरीर उसको डाइजेशन प्रोसेस में जो अटका हुआ खाना है वो ले आता है। तो उसमें बचा हुआ क्या है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं था, तो मोटापा बढ़ना शुरू होगा। एक्सेस शुगर जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं था, डायबिटीज होने की संभावना, शुगर बढ़नी शुरू होगी। उसके बाद एक्सेस सॉल्ट जो आपके शरीर को चाहिए नहीं था, बीपी बढ़ना शुरू होगा। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत खतरनाक चीज है। कॉन्स्टिपेशन होता ही है लैक ऑफ वाटर इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फाइबर इन आवर फूड। और हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि फाइबर इज ऑलमोस्ट मिसिंग, क्योंकि फाइबर में केवल इनसॉल्युबल फाइबर नहीं, सॉल्युबल फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग फ्रूट सलाद ये सब खा करके इनसॉल्युबल फाइबर की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन सॉल्युबल फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सॉल्युबल फाइबर की रिक्वायरमेंट अगर पूरी होती भी है तो उसके हिसाब से वाटर इनटेक नहीं होता, और फाइबर लेना और वाटर इनटेक पूरा नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं में ज्यादा होती है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम को पुरुषों की प्रॉब्लम माना जाता था।
बीपी बढ़ना महिलाओं में होता नहीं था, इसलिए हार्ट अटैक नहीं होता था, लेकिन ये प्रॉब्लम सब महिलाओं में होने लगी हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि महिलाओं ने आजकल बाहर जाना शुरू कर दिया है, और हमारा देश तो महान है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का 70% जगहों पे विमेन फ्रेंडली टॉयलेट्स नहीं है। हाइजीनिंग के हिसाब से कह लो या जिस हिसाब से कह लो, तो बाहर जाकर के टॉयलेट ना जाना पड़े, इसकी वजह से वो पानी नहीं पीती। तो जब पानी नहीं पीती है तो फिर खाना अटकने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और खाना अटकने की जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो फिर, और फीमेल के साथ एक और प्रॉब्लम है, खासतौर पे वो कामकाजी है अगर, तो सुबह उठ करके सबके लिए सब कुछ करने के बाद उसको ऑफिस जाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका खाना एक टांग पे ही होता है, दौड़ते भागते ही वो खा पाती है। तो इसकी वजह से भी खाना ठीक से चबाया नहीं जाता। घर में भी खा रहे हैं, साथ में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन बीच में रोटी लेकर के आना है, बीच में कुछ लेकर के आना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम सोचते नहीं है इसको कि इसका हेल्थ में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, बट होता है। सॉरी, इन सब चीजों का भी हेल्थ में भी इंटरफेरेंस होता है। टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे, लेकिन उसका ध्यान स्ट्रेस में रहती है, उसका ध्यान इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं खाना, क्योंकि उसने खाना बनाया होता है। सॉरी। तो उसको फीडबैक भी चाहिए। तो अपने घर की महिलाओं को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो झूठे ही सही उनके खाने की तारीफ करते रहिए, वो 50% हेल्दी वैसे ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि झूठे ही करना है, खाना तो नॉर्मली सभी अच्छा ही बनाते, बट कई बार हो सकता है, हर किसी के बस की बात, हर कला हर कोई निपुण नहीं हो सकता। कोई चित्रकारी अच्छी कर सकती है, कोई गाना अच्छा गा सकती है, कोई खाना, ज्यादातर महिलाएं खाना अच्छा बना लेती है, बट स्टिल। और खाने को कभी भी एक रिचुअल की तरह मत लीजिए। खाने की जरूरत ना हो तो कोई काम ही करना छोड़ देगा। दुनिया की हर रिक्वायरमेंट की जरूरत, क्योंकि जिंदगी खाने से है। जो खाने के लिए जीते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम सब जीने के लिए खाते हैं। जान सबसे ज्यादा, जान है तो जहान है बोलते, जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये 3 चीजें, खाना, पानी और हवा। हवा तो आपके हाथ में नहीं है, पानी और खाना आपके हाथ में है। तो जितना हद तक हो सके अपने खाने को सही रखिए। तो अब अगर किसी का इस टॉपिक पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस 4 लोगों का सवाल है। आज टाइम है हमारे पास, हम ज्यादा सवाल ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है मैसेज में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको मैं आंसर कर दूं। व्हाट इज फॉल्स हंगर? फॉल्स हंगर होता है जब हमें हमारी बॉडी को खाने की जरूरत नहीं होती, बट हम किसी इमोशनल नीड को फीड करते हैं, लाइक एक रिचुअल के तौर पे कि भाई इतने बजे तो खाना खाना ही है। ठीक है, गुस्से के, कई लोग गुस्से में ज्यादा खाते हैं, खुशी में ज्यादा खाते हैं, कि फलाने का प्रमोशन हो गया तो आज तो मैं 4 रसगुल्ले खाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स हंगर।
जब हमारे बॉडी को खाने की जरूरत नहीं होती और फिर भी हम खाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी इमोशन, इंसिडेंट और समथिंग, या हम टेस्ट के इमोशन में खाते हैं। कोई चीज जब खाना बहुत पसंद आ जाता है तो जब तक फटने की हालत नहीं हो जाती तब तक खाते रहते हैं, या आउट ऑफ हैबिट खाते हैं। नेटफ्लिक्स पे फेवरेट वेब सीरीज चल रहा है और बगल में बाउल पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पॉपकॉर्न या भुजिया या कुछ रखा हुआ है, करे जा रहे तो उसमें धीरे धीरे खाते जाते, पता ही नहीं चलता कितना खा लिया। ओके शिवांगी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिवांगी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के पास भी मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप कर दे अपना क्वेश्चन, ताकि जिन लोगों के पास नहीं है उनको। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जो ब्रेकफास्ट और लंच होता है हमारा, उसमें कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 6 आवर्स का गैप तो होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम 6 आवर्स का गैप तो होना ही चाहिए। ओके सर। और 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड गैप है 6 to 7 आवर्स। ओके 6 आवर्स इज मोस्ट पर्टिकुलर सही गैप है वो। यानी सुबह आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करें, 2 बजे लंच करें और फिर रात को 8 बजे डिनर कर लें, दैट इज परफेक्ट। बट क्या चीज आप खाने के लिए चुनते हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। अगर आपने सुबह हैवी खा लिया तो दिन में आप फ्रूट सलाद ये सब खा करके उसको बैलेंस कर लो। रात में आप 8 बजे दोबारा खाओगे तब तक 12 घंटे हो चुके होंगे, तो सुबह का खाना आराम से पच चुका होगा। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। ओके नेक्स्ट कमल मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी कमल मैम बोलिए। कमल मैम की हेलो। हाँ जी। हाँ मैं हिरेन बोल रहा हूँ। हाँ जी हिरेन सर सर अगर बोलिए। हाँ दोपहर को अगर हमने हैवी खाना खाया हुआ है तो रात को सिर्फ हम मिल्क ले सकते हैं। मिल्क लेके मिल्क सोल्यूबल है। मिल्क लेना, अगर आप मिल्क ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करते तो ठीक है, क्योंकि मिल्क इज रिच इन प्रोटीन। और रात को हाई इन प्रोटीन डाइट लेना और उसको पचाना सबके बस की बात नहीं होती, स्पेशली अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो। ओके ठीक है। इट्स बेटर टू कि जो इजीली डाइजेस्टेबल खाना है, जैसे बिना तड़के की खिचड़ी, सलाद, फ्रूट्स, ये सब खा लीजिए। रात को फ्रूट खा सकते हैं? हाँ ओके। अवॉइड करना चाहिए रात को। जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं जैसे खिचड़ी खा लिया, दलिया खा लिया, ये सब खा सकते हैं। या फ्रूट्स का मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में रखिए। कुछ लोग होते हैं जो वीक में एक दिन फ्रूट डे रखते हैं, केवल फ्रूट्स खाते हैं उस दिन। ओके। तो उस दिन क्या होता है कि पूरे हफ्ते की क्लींजिंग हो जाती है। उस दिन कम से कम पेट पूरा, वीक में एक हफ्ते में एक बार भी पेट पूरा साफ हो गया तो अच्छा रहता है। ओके ओके। संदीप यादव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैं आपको कॉल कर लूंगा और किसी का क्वेश्चन लीजिएगा सर। ओके थैंक यू। जहीद अहमद साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। जी सर मैं जानना चाहता हूँ हाइपरटेंशन इज रिलेटेड विद दिस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इज हाइपरटेंशन कोरिलेटेड विद दिस? हाँ, हाइपरटेंशन रिलेट करता है। एक तो मैंने बताया अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो सोडियम को ठीक से घोल देते हैं और सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बॉडी में, तो भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। सर व्हेन द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इज नॉर्मल, तो उसमें हाइपरटेंशन इसके साथ है कुछ रिलेटेड? तो फिर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो उससे केमिकल जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी नॉर्मल आ रही हैं। सब कुछ नॉर्मल है। यस सर। सब कुछ नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपको एक्यूलेप्सी से उनके हार्ट और लंग्स, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों फ्लक्चुएट हो जाते हैं। और हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट लगभग 85
अब रहती है। हाँ, तो उसके केस में आपको उसको चेक करना है हार्ट को और लंग्स को। इन दोनों का जो फंक्शनिंग है ना, जो जहां पे लंग्स से आया हुआ ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है और फिर उसके बाद सर। प्रेशर क्रिएट होता है उसको पुश करने के लिए, वहां पे भी डिसफंक्शन होने से सारी सिस्टम, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आने के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। बेसिकली मेन पॉइंट इज हियर, मेरी मिसेस है, उनको जो प्रॉब्लम होगी मेन, जो प्रेगनेंसी के बाद उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फेस होगी। आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज डाइजेस्टिबल। शुगर तो नहीं है? नो सर, शुगर भी नहीं है, ओनली हाइपरटेंशन हो गया है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों हाई साइड में आ रहे हैं। अब वो ले रहे थे वो। हाइपरटेंशन दो बार होता है, दो तरह का होता है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो आप बता रहे जो केसेस, वो किसी और ही रीजन की वजह से हो सकता है। वो लिवर के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लिवर आपने LFT भी कराया, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको तब फिर आपको एक्यूलाइफ ही हेल्प करेगा। एक्यूलाइफ से उनके हार्ट और लंग्स के सारे पॉइंट्स आप चेक कीजिए और वेंट्रिकल्स के, क्योंकि ये नॉर्मल टेस्ट में ये सारी चीजें आती नहीं। ठीक है? yes, sir. दोनों लंग्स और हार्ट के सारे पॉइंट्स चेक कीजिए, और जो इसके अलावा जो मिडिल फिंगर में हाइपरटेंशन के 2 पॉइंट है ऊपर और नीचे, उन दोनों को भी चेक कीजिए। ठीक है सर, मैं बेसिकली आपके यहाँ कम्युनिकेट हुआ हूँ, मैं शेख साहब का कजन हूँ। ओके। तो ठीक है, आप एक काम करना, शेख साहब से मेरा नंबर ले लेना और मेरे को कॉल कर लेना, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चेक करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू, मोस्ट काइंड। ओके। JIT.com, अशोक लाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये होता ये FOS और हाई फाइबर या चिटोसन, इसको कैसे डिफाइन करें सर, उसको क्या कैसे उनको दिया जाए, या इसका रोल क्या होगा? FOS इंटेस्टाइन में, FOS इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका खाना है, वो गुड बैक्टीरिया को मजबूत बनाएगा, तो आपके शरीर में कैल्शियम का या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, खाना अच्छे ढंग से बाहर शरीर से निकलेगा, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देने में भी हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए वो नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो कोलोन के फंक्शन को इंप्रूव कर देता है। ठीक है? कोलोन में और इंटेस्टाइन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसमें FOS हेल्प करता है। फाइबर आपके खाने को डाइजेशन, लैक्सेशन इफेक्ट देता है, और वो घुल करके खाने को बाहर निकालने में मदद करता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है। कॉन्स्टिपेशन, वजन घटाना हो, शुगर को घटाना हो, तो उसमें हेल्प करता है। और जो चिटोसन है, चिटोसन एक बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में फाइबर भी है। उसके अलावा चिटोसन क्या करता है, वो फैट में सोल्यूबल होता है, तो जिसकी वजह से क्या करता है, जो जहां पे वुंड होता है ना, वहां पे एक लेयर बना करके वुंड हीलिंग के प्रोसीजर, जैसे एसिड की वजह से जो छाले अंदर पड़ जाते हैं, उस सबको रिपेयर करने में काम आता है। जी सर। ठीक है? तो सर ये इसमें ये दे सकते हैं कि कुछ उसमें क्या कर सकते हैं इसमें कि किस चीज में चिटोसन दे सकते बवासीर में? हाँ, बवासीर में सर। हाँ, उसमें चिटोसन देना है। उसमें चिटोसन एक्सटर्नली भी यूज करना है, क्योंकि जो खूनी बवासीर में तो बाहर से भी वुंड होता है ना, घाव होता है, तो उसको भी भरने में वो हेल्प करता है। हाँ। ठीक है? उसमें खिलाना भी है और एक्सटर्नली भी। थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट, महेश्वरीदीन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक 70 साल से ज्यादा का पेशेंट है, वो 2-3 दिन तक जो है सर टॉयलेट नहीं जाते हैं सर, ये प्रॉब्लम। टॉयलेट नहीं जाते हैं? हाँ सर, उनको एक काम, रहती। हाँ, उनको एक काम कीजिए, FOS फाइबर दीजिए, उनका वाटर इनटेक बढ़ाइए, और उनको BCM और एक्यूलाइफ करवाइए। अच्छा, ठीक। 2-3 दिन तक नहीं जाते हैं तो ये बड़ी चीज है, तो उनको BCM और एक्यूलाइफ दोनों करवाइए। यस सर। ठीक। दर्शन बाबू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दर्शन सर, आपने फिर से म्यूट कर लिया, फिर से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर एड़ी में दर्द के लिए क्या ले सकती है?
एरी में किस तरह का दर्द होता है? हमेशा दर्द रहता है या पैर रखने के बाद दर्द होता है? नहीं, वैसे दबाने से महसूस होता है। दबाने से, वैसे और चलते चलते वक्त भी महसूस होता है? हाँ, नहीं वैसे चलते वक्त नहीं होता, दबाव तब महसूस होता है। देखिए, अब ये किसी तरह की इंजरी या इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमनली प्लांटर फेसाइटिस होगा। तो आप रात को सोते वक्त वहां पे जो पैंटी लाइनर का चिप होता है ना, उसको गीला करके चिपका लीजिए, और दिन में 2 बार हेड केयर का मसाज कर लीजिए। ठीक सर, ओके। ठीक है, और स्पाइरुलिना खा लीजिए कुछ दिन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये होता है। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। काजल मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक चीज पूछना चाहती थी, मैम है उनको गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस की दिक्कत है, उनको क्या सप्लीमेंट है सर? उनका तो पहले खाना सुधारिए, जिस तरह से मैंने बताया उस चीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको कुछ दिनों तक FOS दीजिए, ठीक है। कुछ दिनों तक FOS दीजिए, ठीक है। जिंक दीजिए और टीपॉली दीजिए, ठीक है। हाँ, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर दीजिए, अदरवाइज फाइबर की जरूरत नहीं। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए मुझे। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फाइबर नहीं देंगे, तब आप उनको केवल FOS, टीपॉली और जिंक देंगे। टीपॉली, जिंक। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, आपके बैकग्राउंड में कुछ शोर जैसा आ रहा है, गाना वाना बज रहा है क्या? पेशेंट है, उनको बार बार जब वो खाना खाती हैं तो बार बार उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, पेट में दर्द रहता है, कभी शिकायत है। अगर थोड़ा सा भी चावल खाएं या उसको कभी जाना पड़ता है। ये आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई, कहीं आप लग रहा है शादी वादी पार्टी वार्टी में है आप। तो कोई बात नहीं, इतना समझ में आया कि कोई पेशेंट है जिनको खाना खाते ही बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो उनके आप लिवर को स्ट्रेंथन कीजिए, उनको आप चिटोसन, फाइबर, OPC और जिंक दीजिए, ठीक है। चिटोसन, फाइबर, OPC और जिंक दीजिए। आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने अंदाजे से आंसर भी दिया है, ठीक है। ओके, दिस इज योगेंद्र सिंह सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी खुद की प्रॉब्लम है। मेरी आंखों में जो पलकें होती हैं, तो बाएं पलक में नीचे साइड में बाल निकल गए हैं और हल्की हल्की लालमा रहती है, हल्के हल्के दाने निकलते हैं। ओके, तो सर उसके लिए क्या लिया जा सकता है? उसके लिए आप कुछ मत कीजिए। आप तो एक तो धूप में, अगर सन की सेंसिटिविटी का चेक कीजिए कि धूप में जाने से वहां पे इचिंग वगैरह होती है क्या, ठीक है। जी होती है सर, धूप में दिक्कत मिलती है। हाँ, तो आप एक काम करो, OPC, ओमेगा, जिंक, ये 3 चीजें ले लीजिए 2-3 महीने। और सर ये मेरे पास हाई फाइबर और जिंक प्लस और मल्टीविटामिन उपलब्ध था। हाँ, वो सब चीजें खाएंगे तो आपको और बहुत सारी चीजों में फायदा होगा, लेकिन इसके लिए OPC, ओमेगा और जिंक 3 चीजें जरूरी। ओमेगा, OPC, ओमेगा और जिंक। जिंक तो है सर मेरे पास। हाँ, तो OPC, ओमेगा ले लीजिए, और जिंक खाना, मतलब ये तीनों खाना है। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट सुतापा चक्रवर्ती मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा भी खुद का ही प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का एक प्रॉब्लम है, तो अगर आप बताते कि मतलब डाइट कैसे किया जाता है और मतलब क्या सप्लीमेंट्री क्या खाने से अगर कुछ ठीक होता है तो। सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, सीरियल्स वाली चीजें अवॉइड करो, ठीक है।
दिन में आपको जो खाना खाना है खाओ, एक टाइम टीएनस का फाइबर ले लो लंच का। अगर आप सुबह का फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, स्प्राउट्स ये सब ले रहे हो, दलिया वगैरह, तो दिन के खाने के बाद आप फाइबर ले लो। और रात को भी आप आसानी से पचने वाला खाना खाओ और पानी खूब पियो। पानी अभी आप कितना लीटर पीते हैं रोज? 2 लीटर। नहीं, पानी कम से कम 3.5 लीटर पियो आप। ठीक है, ठीक। एक साथ नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप 2 लीटर पीते हैं तो अगले दिन 2.25 लीटर तो कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो 10 दिन में पहुंच जाएंगे 3.5 लीटर तक। ठीक है, ठीक, ठीक, थैंक यू। रेखा यादव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर। सर एक पेशेंट है जिनका आपके थ्रू ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे जैसे आपने बताया था जी। जो राकेश जी, उनको कल से नाक के बल मतलब कि ब्लड आ रहा है, ऐसा जैसे जमा जमा हुआ होता है। आंखों में अंदर दिख रहा है या ब्लड बाहर आ रहा है? ब्लड बाहर आ रहा है। हमेशा आता रहता है? नहीं सर, कल शाम से ही आना शुरू हुआ है। नहीं, कल शाम से कंटिन्यूअस है? हाँ जी, नहीं जैसे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं ना, हाँ, तो नाक से अपने आप बाहर आ जाता है, थूकते हैं तो मुंह के थ्रू आता है। नाक से आ रहा है जी। उनको क्या बीपी बढ़ा है क्या इस बीच में? नहीं सर, बीपी वगैरह सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक बार बोलिए किसी एनटी स्पेशलिस्ट से चेक कराने के लिए क्यों हो रहा है, अगर बीपी ठीक है तो। ठीक है जी सर। अगर यूरिन में भी आ रहा हो तो सर, जैसे जमा जमा हुआ निकल रहा है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट है ना सर। हाँ, फिर तो उनको किडनी जब ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं करती है ना, तो खून में बहुत तरह की गंदगी जमा हो जाती है। तो फिर जहां जहां पे जो नसें कमजोर होती है ना, फ्रेजाइल ज्यादा होती है, जैसे नाक में, आंखों में, वहां से वो उसको पंक्चर करके निकलने की कोशिश करती है। तो ऐसे केसेस में स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। ठीक है, तो एक बार तो अगर उसकी वजह से आप उनको एच कप का पानी दे रहे हैं? नहीं सर, एच कप का पानी तो नहीं ले रहे, वो नॉर्मल मतलब कि पानी तो नॉर्मली ले रहे हैं। पानी तो उनका कम लिमिट किया होगा ना, तो बॉडी में तो हाइड्रेशन की भी कमी होगी, क्योंकि पानी तो उनको 1 या 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं लेने दे रहे होंगे अभी। हाँ जी सर। तो अगर पानी 1-1.5 लीटर से ज्यादा नहीं लेने दे रहे हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो ड्राइनेस पैदा होगी, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि खून की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ना, फिर वो खून ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जी। ठीक है, तो अभी तो डायलिसिस के पेशेंट के लिए एच कप तो ढूंढना पड़ता है कहीं ना कहीं से। ढूंढना पड़ता है सर। और एक्यूलाइफ और हेडकेयर की थेरेपी चल रही है उनकी? हाँ जी सर, एक्यूलाइफ और हेडकेयर दोनों। जब तक ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तब तक एक्यूलाइफ रोक दीजिए। ठीक है, और एच कप ढूंढिए, एच कप जरूरी है। एच कप जरूरी है। तो कल एक बार मैं आपसे बात करा दूं उनकी 2 मिनट कॉन्फ्रेंस पे लेकर। ठीक है, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। अनुराधा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मुझे आपने मेरा फोन कॉल पे डायग्नोस किया था। मुझे लीवर में भी दिक्कत थी और थायराइड बढ़ा हुआ था और यूरिन में प्रोटीन आ रहा था। तो थायराइड और SGOT जो बढ़ा था वो तो सही हो गया है, लेकिन अभी यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है वो अभी है। उसके लिए आपको अपने लिवर को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। BCM कर रहे हो आप? नहीं सर, BCM तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको चिटोसन और कार्डिसेप और OPC चलती है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप अगर BCM नहीं कर पा रहे तो रोज सुबह शाम वॉक करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और सर मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो क्या मतलब मुझे भूख लगती है खाना खाते हुए। खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, वाटर इंटेक बढ़ाइए। भूख अच्छी लगती है तो मतलब डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, लिवर इंप्रूव हुआ है। आपको पहले कम भूख लगती थी एक्चुअली, अब नॉर्मल भूख लग रही है। तो इससे मतलब डर लगता है कि शुगर वाला दिक्कत तो नहीं? नहीं, शुगर वाला दिक्कत नहीं है। डाइजेस्ट आपका लिवर का प्रॉब्लम था, लिवर का प्रॉब्लम ठीक होगा तो डाइजेशन इंप्रूव होगा तो भूख थोड़ी बढ़ेगी। तो उसके लिए खाना नहीं बढ़ाना है, आप खाने में फाइबर और वाटर बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फाइबर से फुलनेस का इफेक्ट आता है, आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। ठीक है जी, ओके।
देवी सहाय सचान जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, एक 7 साल का बच्चा है। वो झटके के साथ दायां हाथ और दायां पैर उसके लुंज टाइप हो जाते हैं और झटके के साथ पूरे शरीर में झटका होता है 2-2 मिनट 5-5 मिनट में। उसका क्या क्या टेस्ट हुआ? ईईजी हुआ है? ब्रेन का एमआरआई और ईईजी? नहीं, ब्रेन का कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, खर्चा कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक्यूलाइफ है? जी है। एक्यूलाइफ से उसका आप ब्रेन आर्टरीज पे, ठीक है जी, और सर्वाइकल स्पाइन पे थेरेपी शुरू कीजिए और हेड केयर का मसाज उसको 10-15 मिनट दिन में 2-3 बार कीजिए, ठीक है। और एज क्या है? 7 साल। 7 years। जी जी। तो उसको 10-15 5-5 मिनट का दिन में 3 बार हेड केयर से सेशन शुरू कीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी भी 5-5 मिनट ही दीजिएगा हर पॉइंट पे, ठीक है जी जी। और उसको आप जिंक, Fe+ और स्पाइरुलिना ये देना शुरू, जी ठीक है। जी, जिंक, Fe+ और स्पाइरुलिना। एक जिंक एक दिन में, एक Fe+ और स्पाइरुलिना एक कैप्सूल दिन में 3 बार। जी, जिंक तो नहीं दे रहे, वो ओमेगा, स्पाइरुलिना और Fe+ दे रहे। नहीं, ओमेगा मत दीजिए इतने छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को। जिंक, Fe+ और स्पाइरुलिना दीजिए, ठीक है जी। ओके। ओमेगा नुकसान करेगी? हाँ, छोटे बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। शशिकांत पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे एक मित्र हैं, उनके एक मिलने वाले हैं, उनके पेट में सर पानी भर जाता है सर, अभी निकलवाया भी है। लिवर डिजेनरेट हो रहा है, उनको आप एक्यूलाइफ और हेड केयर की थेरेपी दे सकते हैं किडनी के पॉइंट्स पे और लिवर के पॉइंट्स पे, साथ में ओपीसी जी, टीपॉली जी, चिटोशन जी, Fe+ और जिंक, Fe+ और जिंक, ये 5 सप्लीमेंट दीजिए और एचकप का पानी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक हो सकते हैं सर ये? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शैलेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? हाँ सर जी, सर एक प्रॉब्लम है, सर सेल्फ प्रॉब्लम है। माँ जी को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सर केयंस का। माँ जी को प्रॉब्लम ये सर, वो सांस की पेशेंट थी बहुत पहले से, रेगुलर लिवर सर्जरी मोनोकास्ट खा रही थी और कभी कभी फोराकार्ड 400 इनहेलिंग करती थी, कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम होने। एलर्जी का अस्थमा है उनको? हाँ, एलर्जी का अस्थमा था सर जी। सर तो सर अपना प्रोडक्ट चला रहा है ओमेगा लाइफ, बट ओमेगा लाइफ और जिंक चला रहे हैं सर, जिंक दोनों टाइम, ओमेगा लाइफ रात में केवल 2 सप्लीमेंट चला रहे हैं सर। तो सर इनको आराम करेंगे। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सांस की, और उनके सर कूल के नीचे, तो कमर के नीचे दर्द, और दर्द उनको कब होता है सर, जब चलती हैं कहीं, थोड़ा चलने की कोशिश करती है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तब उनको दर्द बहुत होता है, बैठने मन कर जाता है। कहाँ पे दर्द होता है? कूल्हे में? हाँ, कमर के नीचे से पूरे पाँव में। कमर के नीचे से पूरे पाँव में। एक बार उनका एक्यूलाइफ से साइटिका का पॉइंट चेक करना, ठीक है, हो सकता है साइटिक नर्व में कंप्रेशन हो। और दूसरा केवल सर चलने पे दर्द होता, बाकी वो रिलैक्स रहती, घर पे रहती, बैठी रहे, कोई दर्द नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं। एक बार आप साइटिका का पॉइंट चेक करना, उनको बिठा के बीसीएम या साइटिका के पोजीशन में बीसीएम या एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं, उससे तो वो ठीक हो जाएगा। एक्यूलाइफ से उनको अगर आप अस्थमा के पॉइंट्स पे थेरेपी देंगे तो उनका सांस वाले में अस्थमा और एलर्जी के पॉइंट पे थेरेपी दीजिए, और सप्लीमेंट में ओपीसी, टीपॉली और कॉर्डिसेप्स उनको 2-3 महीने खिला दीजिए। जिंक और ओमेगा रहने दीजिए, ओपीसी टीपॉली मतलब वो भी चलने दीजिए, रहने दीजिएगा मतलब छोड़ मत दीजिए, जिंक और ओमेगा चलने दीजिए, साथ में ओपीसी, टीपॉली और कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स तो मिल नहीं पा सर, कानपुर मिल जाता है, ढूंढने ढांडने से मिल जाता है, मिलने से भगवान मिल जाते हैं। कॉर्डिसेप्स क्या होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं, बिल्कुल मिल जाएगा सर। और सर एक विशेष क्वेरी थी, बहुत दिन से परेशान थे, गंगाराम सर जी ने बोला आपके, सर फेसबुक में सर्च कर लीजिए सर, आपको नंबर नहीं मिल पा रहा, ना संपर्क हो पा रहा। एक हमारे मित्र है सर,
उनकी सिस्टर को कैंसर है सर, उनको ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन भी हो चुका है कानपुर एजेंसी में। तो सर उनको ब्रेस्ट कैंसर वाला डॉक्टर अब नेक्स्ट बता रहा है कि उनको माइंड सस्पेक्टेड हो रहा है, माइंड की ओर बढ़ रहा है ये। तो वो होता है लिम्फ नोड के थ्रू, ब्रेस्ट कैंसर लिम्फ नोड के थ्रू ऊपर की तरफ ही जाता है उनका। एक बार मेरे को रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा करंट। अच्छा सर, तो भेजना कि सर कोई कांटेक्ट नंबर हो? हाँ, गंगाराम सर के पास है। गंगाराम सर मिल जाएगा सर? हाँ, गंगाराम सर के पास है, विनय सर के पास है, अर्जुन सर के पास है, सबके पास है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, रिपोर्ट भिजवा रहे हैं सर। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश मौर्य जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये मैं जो पूछ रहा था कि सर जिंक कब लेना है और कैसे लेना है? जिंक का नॉर्मल डोज एडल्ट के लिए है 1 कैप्सूल लंच के आधे घंटे बाद और 1 कैप्सूल डिनर के आधे घंटे बाद, आफ्टर फूड, मतलब ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। दिन में 2 कैप्सूल लेना है, हाफ एन आवर आफ्टर फूड। सुबह शाम ले सकते हैं, जैसे खाने के बाद सुबह 2 ले लिया और फिर शाम को रात को खाने के बाद? हाँ, कि दोपहर में लेना है सर? नहीं, अब सबसे बेहतर है कि लंच और डिनर के आधे घंटे बाद लीजिए। नहीं, अगर लंच के बाद लेने में कोई, जैसे कुछ लोगों का होता है ऑफिस वगैरह में रहते हैं तो भूलने का समस्या रहता है, तो ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद भी ले सकते हैं। ओके ओके सर। और एक पूछ रहा था, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है 9वें महीने में, तो उनको आयरन की गोली दे सकते हैं सर, एफी प्लस? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट दुर्गेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरी एक आंटी है सर, उनको पैरालाइज हुआ है, तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो अभी उनको कोई फायदा नहीं है सर, तो हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप हमें बताएं। ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ था? नो मैम, नो सर, ब्रेन हेमरेज नहीं है। ब्रेन हेमरेज नहीं है तो शुरुआत में 1 हफ्ते उनको हेड केयर आप दिन में 3 बार कीजिए, 20-20, 25-25 मिनट, ठीक है जी। और एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए हाइपरटेंशन और ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे। 1 हफ्ते तक उनका यही ट्रीटमेंट चलाइए, ठीक है जी सर। साथ में ओपीसी ओमेगा जी, ये दोनों चीजें। और शुगर की हिस्ट्री तो नहीं है? नो सर। ओके, तो ये दोनों चीजें चलाइए। 1 हफ्ते के बाद आप उनको बीसीएम की थेरेपी भी स्टार्ट कीजिए। इन दोनों थेरेपी के अलावा एक्यूलाइफ के पॉइंट्स 1 हफ्ते बाद बढ़ जाएंगे। 1 हफ्ते बाद आप स्ट्रोक के पॉइंट्स और लिम्ब्स के पॉइंट, मतलब जो साइड का हाथ और पैर अफेक्टेड है, ये 3 पॉइंट ऐड हो जाएंगे एक्यूलाइफ में। हेड केयर फेस पे हुआ, केवल फेशियल पैरालिसिस है तब तो केवल फेशियल पैरालिसिस है तब तो आप हेड केयर और एक्यूलाइफ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हेड केयर का मसाज कीजिए, उनके बीपी को कंट्रोल में लाइए और ब्रेन आर्टरीज पे और स्ट्रोक के पॉइंट्स पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी लास्ट हैंड रेज है अनिल शर्मा जी तक। अभी नेक्स्ट कोई हैंड रेज ना करें क्योंकि टाइम होने लगा है, तो आपको बुरा लगेगा मैं नहीं लूंगा, तो इससे बेहतर है कि अभी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, इनके बाद मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। शिवांगी सक्सेना जी, आपके पास तो मेरा नंबर है, आपको मैं नहीं अनम्यूट कर रहा हूं, आप फोन पे पूछ लेना या व्हाट्सएप कर लेना। श्रुति मैम आप भी अपने आप को डाउन कर लो। योगेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। योगेंद्र जी अपने आप सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। योगेंद्र सिंह निषाद जी, योगेंद्र सिंह जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। इन दैट केस नेक्स्ट अशोक लाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं अशोक लाल की सिस्टर बोल रही हूँ। हाँ जी मैम बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, एक 20-22 साल की लड़की है सर, उसको एनसीसी की प्रॉब्लम है सर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? उसकी रिपोर्ट्स भेज सकते हो आप मुझे? जी सर, ठीक है, रिपोर्ट्स भेज देना, वो देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या दे सकते हैं और थेरेपी क्या क्या दे सकते हैं या फर्दर किसी टेस्ट की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कश्मा साहू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्षमा साहू, सॉरी।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। सर एक पेशेंट थे, उन्हें थे 2 बार मतलब? हार्ट अटैक है। हाँ, उन्हें थे 2 बार मतलब उसका हार्ट मैं क्या कर अटैक सकता हूँ फिर? जी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ, तो उन्हें ऐसा क्या दूं कि वो कह रहे थे कि हार्ट अटैक मतलब तीसरी बार ना आए। सबसे पहले तो उनका बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। जी तो उनको हेड केयर देंगे तो उनका खून में भी पतला होना शुरू हो जाएगा और बीपी बैलेंस रहने लगा। उनको ब्रेसलेट भी दीजिए, जॉय नेकलेस भी दे सकते हैं, ठीक है। जी और उसके बाद उनको बीपी बैलेंस करने के लिए और हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए एक्यूलाइफ की थेरेपी। सप्लीमेंट में आप उनको ओमेगा, ओपीसी और अगर डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की तो उसके हिसाब से दे सकते हैं ना, तो ओमेगा ओपीसी काफी हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट अनिल शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? सर फर्स्ट क्लास, आप बताइए। तो एकदम बढ़िया सर। बताइए। तो मेरे क्वेश्चन था, अगर एक लेडीज है, पहले अपना सर वो एक्चुअली नॉर्मल यूज करें नाइट यूज। क्या समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? एक लेडी है सर, हाँ हाँ, तो ड्यूरिंग पीरियड सर वो अपना जैसे नॉर्मल नाइट यूज करते हैं, उसके बाद उनको सर थोड़ा स्टमक पेन होने लगा और ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी। तो उन्होंने अपना सर पेंटिलाइन यूज करना शुरू किया और साथ में ओपीसी भी 2 महीना सर खाया है। तो अभी क्या सर उन्होंने लगातार जैसे 2-3 दिन पेंटिलाइन यूज किया ना सर, तो इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है सर। तो इसके लिए क्या करें सर? इचिंग हो सकता है उनको यूटीआई हो या एज क्या है उनकी? 33 है सर। उनका एक बार यूएसजी लोअर एब्डोमेन कराने के लिए बोलिए। ये फाइब्रॉइड की वजह से भी हो सकता है और एक बार यूरिन टेस्ट भी और यूटीआई की वजह से भी हो सकता है। ये पता चल जाए तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ब्लीडिंग में सर क्लॉट्स भी आते हैं। हाँ, तो हो सकता है वो अंदर फाइबर्स या एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ गई हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, तो वो लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना तो उससे पता चल जाएगा। लोअर एब्डोमेन का सर? हाँ, लोअर एब्डोमेन का। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके फ्रेंड्स, अब आज के सेशन को खत्म करते हैं और टाइम भी 10:30 हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबको अटेंड करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो मेरे सेशंस होंगे उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक पे ही आएगा। तो मेरे सेशंस के अपडेट जानकारी लेने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज पे नजर रखें, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कब कौन सा सेशन करने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। आप सबका दिन आगे समय शुभ रहे, आप खूब पैसा कमाएं और खूब स्वस्थ भी रहे और जिन लोगों को आप संपर्क में लाएं वो सब स्वस्थ हो जाए, यही कामना करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। जो फ्रेंड्स मेरे साथ एफबी पे जुड़े हुए हैं, मैंने देखा 2-3 लोगों ने सवाल भी पूछे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वो सवाल तो मैंने अभी तुरंत बीच में आंसर नहीं किए क्योंकि जूम का सेशन तो खत्म होने वाला है, एफबी का सेशन तो मेरे उस पर रहेगा। तो मैं फ्री होकर के वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जो भी उसमें सवाल है उसका आंसर मैं आपके कमेंट में या अगर जरूरी लगा तो इनबॉक्स में। तो जिन लोगों ने भी सवाल पूछे हैं वो अगर कमेंट में उसका जवाब नहीं है तो एक बार अपना इनबॉक्स जरूर चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।